दोस्तों, हर साल जब जाता है तो कुछ यादें छोड़ जाता है, कुछ सवाल छोड़ जाता है और कभी कभी किसी पूरे समय को अपने साथ ले जाता है। साल 2025 अब अपने अंतिम पन्ने पलट रहा है और हमेशा की तरह इस साल के अंत में इस पड़ाव पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2025 हमसे जाते जाते क्या ले गया। वैसे तो सामाजिक, राजनीतिक और विश्व पटल पर मनोरंजन की दुनिया में इस साल अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन हिंदी साहित्य की दुनिया से यह साल हमसे ले गया उस आवाज़ को जो ना ऊंची थी ना घोषणात्मक, पर फिर भी बहुत दूर तक सुनाई देती थी। उस आवाज़ की खामोशी में भी एक कविता थी। आज का यह एपिसोड एक श्रद्धांजलि है हिंदी साहित्य के, हमारे समय के सबसे बड़े साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को। देखिए, विनोद जी को किसी परिचय की ज़रूरत तो है नहीं। वे एक कवि थे, पर सिर्फ कविता तक सीमित नहीं थे। वे कथाकार थे, पर कहानी की पारंपरिक भाषा से बाहर। उनकी भाषा में ना अलंकार का शोर था, ना विचारधारा का नारा, फिर भी उनकी हर पंक्ति मन में देर तक ठहर जाती थी। जैसे प्यास बुझने पर शीतल जल का स्वाद ज़बान पर देर तक रह जाता है। वे हमें बताते थे कि साधारण जीवन भी अगर ध्यान से देखा जाए तो वह कविता बन सकता है। उनके शब्दों में जो सरलता थी, उनके वाक्यों के विन्यास में भी जो लेयरिंग थी भावनाओं की, वो ज़्यादातर आज के समय में देखने को नहीं मिलती है। कुछ लाइनें मैं उनकी यहाँ पर, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है दीवार में खिड़की रहती थी, हिंद युग से प्रकाशित है। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। तो उसकी मैं चंद लाइनें यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में लोहे की एक बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। सबसे ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी दूर से होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे झरते थे, इसलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डालों के ऊपर नीचे लटके उसे खा रहे थे। खाते खाते चोंच से फल टपक जाता था जिसे बच्चे बीन लेते थे। पत्नी ने ज़मीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दिया। इधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफ़ेद फूल नीचे टपके पड़े थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा में कतार थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो लूं? नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता था। कम गहरी बहते हुए तल की नदी थी। कई तलों की सतहों से नदी गहरी होती है। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल यही तल और उसके ऊपर कोई तल नहीं। यह गहराई का तल था, पर तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी और नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यह सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश उड़ने के लिए मन का आकाश था। भाषा बहुत सरल है, जो आम बोलचाल की हिंदी की भाषा है। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे हैं कि जो छोटे शहर होते हैं या गांव होते हैं जहां पर प्रकृति अभी भी अनछुई सी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये भाषा बहुत अच्छी तरीके से वो रिलेट कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। और इसीलिए शायद छोटे शहरों में और जो आज की जनरेशन है जो हिंदी से काफ़ी जुड़ चुकी है इस सोशल मीडिया के ज़माने में, उनमें विनोद कुमार शुक्ल जी बहुत पॉपुलर है। उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन अगर उनकी रचनाओं की बात की जाए तो 1971 में आया उनका काव्य संग्रह लगभग जय हिंद, और 1981 में प्रकाशित हुआ एक और काव्य संग्रह वो आदमी चला गया कोट पहनकर विचार की तरह। उनका उपन्यास नौकर की कमीज़, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी और सबसे प्रचलित साहित्य अकादमी से सम्मानित जिस उपन्यास की भी मैं बात कर रहा था, दीवार में खिड़की रहती थी। तो ये बात हो गई उनके सबसे प्रचलित जो उनकी रचनाएं थी उनकी। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को 3 बहुत बड़ी चीज़ें दी। सबसे पहली है भाषा की नई नैतिकता। मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये साबित किया कि सरल भाषा
सरल विचार नहीं है। मैंने अभी एक पन्ना पढ़ा और अगर आप उसको रिवर्स करके फिर से सुनेंगे तो भाषा की सरलता तो है, लेकिन वो विचार बहुत ही सादा नहीं है। उसमें जो उसकी तहें हैं, जो उसकी लेयरिंग है, यह एक सामान्य साहित्यकार नहीं कर सकता है। तो उनके जो भाषा की सरलता होते हुए भी उनकी भाषा की जो असाधारणता है वो आपको एक छोटे से उदाहरण में मिल जाएगी अगर आप उनका ये उपन्यास पढ़ें। उनकी पंक्तियाँ बिल्कुल बोलचाल जैसी लगती हैं, लेकिन अर्थ की परतें धीरे धीरे खुलती हैं, जो बातें मैंने अभी कही। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इसलिए मेरी इच्छाएं भी छोटी हैं। देखिए, ये भी कितना छोटा सा एक वाक्य है, लेकिन ये जो छोटी इच्छाएं हैं इस पूरे वाक्य में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इसलिए मेरी इच्छाएं भी छोटी हैं, ये छोटी इच्छाएं असल में हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ हैं। और इसी लेयरिंग की मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं जो दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ थी, जो कथानक का जो विघटन है उसके बारे में। उनका जो उपन्यास है नौकर की कमीज़, या दीवार में एक खिड़की रहती है, जिस उपन्यास के बारे में भी मैं बात कर रहा था, इन दोनों उपन्यासों की कहानी कोई बहुत तेज़ कहानी नहीं है। उसमें कोई ऐसा बेहद नाटकीय मोड़ भी नहीं है, कोई ऐसा एक्साइटमेंट वाला जो कहना चाहिए क्लाइमैक्स होता है वो भी नहीं है। लेकिन यही उनकी ताकत है, यही सरलता उनकी ताकत है। वे जीवन को वैसे ही दिखाते हैं जैसा वो होता है, अधूरा, धीमा और बेहद मानवीय। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने दी वो है चुप्पी को साहित्य बनाना, खामोशी को। विनोद कुमार शुक्ल उन लेखकों में से थे जिन्होंने खामोशी को साहित्य की भाषा बना दिया। उनकी रचनाओं में जो नहीं कहा गया वह अक्सर कहे गए से ज़्यादा गहरा होता है। मैं अभी बात कर रहा था कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो आज की जनरेशन है उसमें सुपरस्टार हैं, लेकिन वो सुपरस्टार बने कैसे, ये बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल है। मेरा ये मानना है कि आज के युवा जो इंस्टाग्राम की रील्स में 30 सेकंड की कविता खोजते हैं, वे विनोद कुमार शुक्ल को इतना क्यों पढ़ते हैं? कारण विनोद जी उपदेश नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, वे बस दिखाते हैं कि ऐसा भी होता है। नंबर 2, वे असफलता को स्वीकारते हैं। आप उनके कोई भी पात्र ले लीजिए, उनके पात्र महान नहीं बनते, वे बस जीते रहते हैं। और यही आज के युवा को सच लगता है। नंबर 3, वे दिखावा नहीं करते। आज जब हर विचार पोस्टर बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है, हर विचार नारा बनना चाहता है, विनोद कुमार शुक्ल जी फुसफुसाते हैं। और फुसफुसाहट कभी कभी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। अब मैं विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता पढ़ना चाहूँगा। और वैसे तो उनकी काफ़ी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन ये जो इनकी कविता है ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरा ये मानना है, और ये मैं शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, विनोद जी की कविताओं को पढ़ना, उसका रेसिटेशन, टेक्निकल रेसिटेशन कहा जाए अगर तो अंग्रेज़ी में, उसको पढ़ना उतना आसान नहीं है। और उनकी ये जो कविता है ये मुझे एक्चुअली पढ़ने में एक तो मज़ा भी आता है और मैं इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ। बाकी उनकी कविताएं उतनी आसान नहीं है पढ़ना, तो इसलिए मैंने ये कविता चुनी। पेश है उनकी ये कविता, अभी तक बारिश नहीं हुई। अभी तक बारिश नहीं हुई, ओह घर के सामने का पेड़ कट गया, कहीं यही कारण तो नहीं? बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे, एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया, यही कारण तो नहीं? जुलाई हो गई, पानी अभी तक नहीं गिरा। पिछली जुलाई में जंगल जितने बचे थे अब उतने नहीं बचे, यही कारण तो नहीं? आदिवासी, पेड़ तुम्हें छोड़कर नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे इस साल, कहीं यही कारण तो नहीं? इस साल का भी अंत हो गया, परंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे, कहीं ये आदिवासी के अंत होने का सिलसिला तो नहीं? तो ये थी उनकी कविता। विनोद कुमार शुक्ल दिसंबर के महीने में हमसे विदा हुए और ये संयोग नहीं है, शायद नियति थी कि साल का अंत
एक ऐसे लेखक के साथ हो जो अंत से नहीं ठहराव से बात करता था। उनकी मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस तरह के लेखन का जाना है जो बहुत शोर नहीं करता। तो आज जब हम पूछते हैं 2025 हमसे जाते जाते क्या ले गया, तो जवाब है यह साल हमसे सादगी का भरोसा ले गया। यह साल हमसे वो लेखक ले गया जो ये सिखाता था कि महान होने से ज़्यादा ज़रूरी है सच्चा होना। लेकिन साहित्य के जीवन में मृत्यु अंतिम नहीं होती। विनोद कुमार शुक्ल तब तक जीवित रहेंगे जब तक कोई युवा धीमे स्वर में उनकी पंक्ति पढ़ेगा और सोचेगा। ये तो मेरी ही बात है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा एपिसोड, हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि उस साहित्यकार के लिए जो हमको इतना कुछ देकर गया है कि जो लोग लिख रहे हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर उनको सिर्फ पढ़ते ही रहें तो वो अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको पता चले जब भी हमारा नया एपिसोड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष श्रीवास्तव आज इजाज़त लेता हूँ आपसे, और अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी एक नए लेखक के साथ, उसकी लेखनी के साथ, उनकी कविताएं और कहानियों के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।